हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी बाबू यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम लोगों ने खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है जिसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सभी के साइंस के प्रीवियस पेपर के द्वारा ये बुक बनाया गया है। तो इसी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चंस है, सभी का सॉल्यूशन डिटेल में हम लोग करते थे। और हम लोगों ने अभी तक पार्ट 35 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। पार्ट 36 आज करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से होने वाला है। और काफ़ी दिनों के बाद ये क्लास आप सबके सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा कि 2 से 3 मिनट वीडियो देखते थे और स्किप कर देते थे, तो जिसकी वजह से मुझे भी इच्छा नहीं किया कि आगे की क्लास को मैं लेकर के आऊँ, क्योंकि चाहे आपको कितना भी इम्पोर्टेंट क्लास जो कि पैड क्लास में बताए जाते हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट को मैं फ्री में आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ, फिर भी आप सबको इम्पोर्टेंट नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने इस क्लास को बंद कर दिया था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के कहनाम पर मैं ये क्लास फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि पार्ट 36 से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फिर से कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। और बाकी सब जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उन सबको बता दें कि इसके पहले के जितने भी क्लासेस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि 35 पार्ट तक हो गए हैं, तो उन्हें आप प्ले लिस्ट के द्वारा जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत कनेक्शन या विद्युत परिपथ जो होते हैं 2 तरह से जोड़े जाते हैं। कौन कौन? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम समांतर क्रम कहते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के विद्युत परिपथ के कनेक्शन को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं देश धारा का अनुपात क्या होता है। बंद विद्युत परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट कहा गया है, और क्लोज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और डीसी का मान जो होता है स्थिर रहता है, किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उस समय आपका क्लोज सर्किट होना चाहिए। क्लोज सर्किट यानी कि उसमें आपका विद्युत का प्रवाह होगा, स्विच ऑन रहेगा, जिसे हम बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर ओपन सर्किट रहता तो वोल्टेज और दिष्ट धारा का मान कुछ बताता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें करंट का प्रवाह होता ही नहीं। ठीक है, तो बंद परिपथ में वोल्टेज और डीसी का मान हमेशा स्थिर रहता है। और ओपन सर्किट यानी कि उसमें क्लोज सर्किट नहीं रहेगा, स्विच ऑन नहीं रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, जिसकी वजह से उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। जो ये सिंबल दिखाया गया है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, या विद्युत बल्ब कहते हैं, प्लग कुंजी है, या बैटरी है, क्या है? तो ये विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब का ये साइन दिखाया गया है। प्रतिरोध का क्या होता है? तो प्रतिरोध का इस तरह से सिंबल होता है, आप सबको पता होगा, इस तरह से प्रतिरोध का होता है। प्लग कुंजी की बात करें, प्लग या कुंजी का, प्लग कुंजी का जो साइन होता है इस तरह से होता है। ठीक है, फिर बैटरी का कह रहा है, और विद्युत बल्ब का आपको तो देख लिए। बैटरी के लिए क्या होता है? तो बैटरी के लिए आपको समझना होगा बैटरी कहते किसे हैं। तो सेल को समझ लीजिए पहले। तो सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो बहुत सारे सेलों को मिला करके बैटरी कहा जाता है। जैसे कि इसी प्रकार से अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें, या नेगेटिव टर्मिनल, फिर इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें, फिर नेगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव जोड़ दें, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया छोटा वाला। तो बहुत सारे सेल को जब सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसी से बैटरी का आपका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी को नाम दे देते हैं बैटरी। तो ये बैटरी का साइन होता है और ये सेल का साइन होता है। आगे अगर बहुत सारे एग्ज़ाम में इस तरह के सिंबल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ कुछ और भी सिंबल की बात करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोइंग बल्ब यानी जलता हुआ बल्ब, तो जलता हुआ बल्ब का पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपका दिया रहेगा
और इसमें इस तरह से लाइट दर्शाया जाएगा। ये ग्लोइंग बल्ब यानी जलता हुआ बल्ब आपका हो जाएगा। अगर यह डायोड का आपका साइन पूछा जाए तो डायोड का साइन क्या होता है, तो डायोड का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, ये डायोड हो गया। कैपेसिटर का पूछा जाता है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा, तो इस तरह से दोनों का जो ये डंटी हो गया दोनों बराबर रहेगा, या इसको कैपेसिटर को इस तरह से भी दर्शाया जाता है, ये कर्व रहेगा, ये आपका कैपेसिटर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे सिंबल हो जाते हैं। स्विच का अगर पूछा जाता है तो स्विच का तो ऑफ जब स्विच रहेगा तो ये डंठल ऊपर रहेगा, ये टच में नहीं रहेगा। यही स्विच ऑन रहेगा जब, तो ये इस प्रकार से रहेगा, स्विच ऑन। ठीक है, ये सारे बहुत सारे सिंबल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस परिपथ में क्या बोल रहा है कि श्रृंखला में जुड़ा हुआ है कई प्रतिरोध का मतलब बल्ब हो गया, आपका पंखा हो गया, बहुत सारे ये जो उपकरण होते हैं एक प्रकार के प्रतिरोध ही होते हैं। तो ये सारे जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब करंट का मान क्या होता है। तो यहाँ से एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पर आगे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब भी आपको पता है कि दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में इस तरह से प्रतिरोध जो जुड़े होते हैं, एक लाइन में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध है। ठीक है, कैसे भी बन जा रहा है, R1 R2 R3, और ये एक कनेक्शन है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो इसमें जब करंट का प्रवाह होगा, करंट को हम I से सूचित करते हैं, तो कोई भी मान हो जाएगा, कितना भी एम्पियर जब इससे गुजारा जाएगा इस सीरीज से, तो सभी में समान रूप से करंट का मान प्रवाह होता है। इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, सभी में I के मान यानी कि सेम करंट का मान प्रवाह होगा। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ अगर इसे प्रवाह किया जाता है करंट को, तब इसमें क्या होता है कि जिस भी हिसाब से, जिस भी रेशियो में अगर प्रतिरोध का मान होता है, उसी रूप से करंट का भी मान बढ़ जाता है। अगर यहाँ 8 ओम रहा और यहाँ भी 8 ओम है आपका मान, प्रतिरोध का मान, तो ये चूँकि दोनों बराबर है तो I का मान दोनों में बढ़ जाएगा, यानी कि I/2 के हिसाब से यहाँ से डाइवर्ट होकर के बहने लगेगा करंट का मान। तो इसलिए आपको जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बहुत सारे प्रतिरोध को, तो करंट का मान घटता नहीं है, समान रूप से बहता है, एक ही रहता है। और लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग स्वतंत्र रूप से करंट का मान बहते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर है, 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं इतने स्थिरता और आराम से पढ़ा रहा हूँ कि आपको अगर एक बार में धीरे धीरे करके वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर होने में देर नहीं लगेगी, और वीडियो को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपको फास्ट वीडियो देखनी है तो आप वीडियो के स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं। 39 नंबर देखते हैं कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समक्ष प्रतिरोध डैश डैश के बराबर होगा। यहाँ पहले बोला गया कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका फिगर अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा, और फिर समान रूप से समांतर रूप में जुड़ा हुआ है तो ये भी 10 ओम हो जाएगा। दोनों को समांतर रूप में बनाने के बाद फिर यह 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है। तो जब ये दोनों जुड़ा हुआ है, यानी कि ये किसके साथ हो जाएगा फिर, तो 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक, तो यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हो जाएगा। तो इसके बाद यही पूछ रहा है तब इसके समक्ष टोटल प्रतिरोध का मान यहाँ से कितना निकलेगा। तो पहले तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो इसके टोटल प्रतिरोध का मान निकालेंगे।
तो टोटल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 का मान कितना है 10 प्लस 1/r2 का मान कितना हो जाएगा 10। यहाँ से जोड़ेंगे तो 2/10 हो जाएगा, यानी कि 1/5, अर्थात r डैश बराबर 1/5 हुआ तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये टोटल r डैश का मान निकल गया। अब यहाँ टोटल कितना प्रतिरोध हो गया, 10 ओम। 10 ओम की जगह पर 5 ओम आपका प्रतिरोध यहाँ से हो गया। अब 5 ओम यहाँ से हो गया और फिर साथ में सीरीज में है, तो सीरीज में आपको पता है आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल निकालने के लिए आर डैश और प्लस 10 ओम जो यहाँ दिया है, तो 10 ओम को जोड़ देंगे तो आर डैश का मान 5 है और प्लस 10 यानी कि 15 ओम टोटल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 ओम आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। देख रहे हैं कि एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 के ही एग्ज़ाम में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके अगले आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है। तो आपको हमने बताया भी कि बंद मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। पूरा कंप्लीट सर्किट किसे कहा जाता है, बंद मार्ग को ही कहा जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा कि बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस मोबाइल का बैटरी डेड हो गया, तो इसलिए चलिए दूसरे मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा वायर जो डैश डैश घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश डैश की कोटिंग होती है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो घरों में तार यूज़ किया जाता है उसके ऊपर जो कवर होता है वो कवर का मटेरियल किसका होता है। तो जो कवर का मटेरियल अभी के टाइम में तो कुछ भी इस्तेमाल करके सस्ते मंदे में काम चलाया जा रहा है, लेकिन जो अच्छे क्वालिटी जो स्टैंडर्ड माना गया है कि उस पर जो तार पर पॉलीविनाइल क्लोराइड होना चाहिए, पीवीसी का कोटिंग होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है यानी 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए 3 प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब इसका कैसे समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का टोटल इक्विवेलेंट यानी कि टोटल प्रतिरोध का मान कैसे निकलता है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कर लेंगे और टोटल सभी जो रेजिस्टेंस का मान है 6 ओम ही है, यानी कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इस तरह से जुड़ जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा यानी 1/2 ओम। यहाँ से आर इक्विवेलेंट बराबर 1/2 ओम हो जाएगा, तो इसलिए आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 ओम हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर 2 ओम हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ वोल्टता नियमानुसार किसी भी संवृत्त पार्श्व में, संवृत्त पार्श्व का मतलब होता है क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ, तो उसी बंद परिपथ में कह रहा है कि सभी आईआर जो होते हैं, आई का मतलब विद्युत धारा यानी कि या धारा कहिए आप, आर का मतलब प्रतिरोधकता, तो ये तथा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन तीनों का जो बीजीय योग होता है तो ये हमेशा शून्य होता है। कब, जब बंद परिपथ का है यानी कि क्लोज सर्किट का है तब। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन दिया गया है, तो इसलिए हम इसे बनाने की कोशिश किए, लेकिन कुछ क्वेश्चन उतना ढंग से समझ नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिजिटल परिपथ में काउंटर प्रयोग होता है, डैश डैश जो काउंटर करता है बहुत सारे क्लॉक पल्स को जो कि निवेश परिपथ पर दिया जाता है। काउंटर का उपयोग डैश डैश एक बेसिक में किया जाता है, खाली स्थान को भरिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस फ्लिप फ्लॉप होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, शायद आप लोग को कुछ समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्वेश्चंस को रखा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है।
ये जो डायग्राम है इस पर 6 ओम पर कितना करंट का प्रवाह होगा उसे बताना है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो ग्रीन पेपर लेवल वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसका पहले हमने अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया है ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें हमने इस डायग्राम को यहाँ बना लिया है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमने लूप को फर्स्ट यहाँ मान लिया है और इसको लूप सेकेंड मान लिया है। लूप का मतलब आप साधारण से समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का घेरा है। ये घेरा फर्स्ट हो गया, घेरा सेकेंड हो गया। इस लूप फर्स्ट में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको करंट को फ्लो कराया है। तो जब इधर से करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो जिधर से करंट फ्लो होता है उधर प्लस चार्ज आ जाता है, बाकी प्रतिरोध पर बाकी साइड में माइनस चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हुआ है तो इधर प्लस का साइन आ गया है और इधर माइनस का साइन आ गया है। तो इसी प्रकार से इस पर भी आप देखेंगे तो इधर से जब घूमेगा तो इधर प्लस आ गया, इधर माइनस का साइन आ गया, ठीक है। और ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि इस रूल के अनुसार कहा जाता है कि टोटल जो सर्किट में वोल्टेज इनपुट होते हैं और आउटपुट जो होते हैं टोटल उनके योगफल जो होते हैं शून्य के बराबर होते हैं। और आपको पता भी है कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू R होता है, जहां वोल्टेज के लिए हम प्रतिरोध और करंट के गुणनफल को लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार जब सोल्यूशन लूप फर्स्ट से चालू करते हैं कि अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप, तो यहाँ से देख रहे हैं आप कि V1 के लिए V2 के लिए हम यहाँ से मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो V1 के लिए क्या रखेंगे, तो यहाँ से V का मान दिया हुआ है 10 वोल्टेज, तो 10 वोल्टेज लिख लिया। लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगेगा इसलिए क्योंकि जब इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है, तो इसलिए इसके लिए माइनस लग गया। यहाँ प्लस हो गया प्लस V2 के लिए, तो यानी कि 2 ओम के लिए देखेंगे तो यहाँ से प्रतिरोध का मान तो 2 हो गया, लेकिन I के लिए यानी करंट के मान के लिए यहाँ I1 फ्लो कराया है तो इसलिए I1 हो गया। इसको समझते हैं, प्लस हो गया। और V3 के लिए ये इस पर आते हैं, अब इधर से इधर घूमेगा तो V1 ये हो गया, V2 ये हो गया, V3 ये हो जाएगा। तो इसके लिए आपका 2 ओम हो गया प्रतिरोध का मान। और करंट के लिए तो चूँकि आपको इधर जो आएगा कितना करंट आएगा, तो जो टोटल चला था I1 चला था इधर, और माना कि उसमें से I2 इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा। तो जो आपका I1 आ रहा था और I1 में से I2 चला गया, तो जो I1 माइनस I2 होगा, जो वैल्यू आएगा वही तो आपका इधर फ्लो होगा। तो इसलिए यहाँ करंट के लिए हमने I1 माइनस I2 ले लिया, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि V2 के जगह पर 2I1 लिख लिया, V3 के जगह पर 2 इंटू I1 माइनस I2। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि V बराबर I इंटू R होता है, V बराबर I इंटू R होता है। और R के लिए हमने 2 हो गया और I के लिए तो I1 I2 जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसका मान हमने लिख दिया। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह से आपका इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जब KVL लूप सेकेंड में अप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फिर आपका चालू हो जाएगा। तो करंट के लिए आपका I2 हो जाएगा और प्रतिरोध के लिए 6 ओम है ही, प्लस कर देंगे। ये भी V1 V2 V3 के तौर पे लिखा जा रहा है, लेकिन V बराबर I इंटू R होता है, तो I हो गया, ये R हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। अब यहाँ 2 ओम के लिए भी आपका जो करंट का मान होगा I2 ही होगा। I2 क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले भी बात किया है कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोध पर करंट का मान समान होता है, लेकिन यही प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो सभी प्रतिरोध पर अलग अलग करंट का मान प्रवाहित होता है, ठीक है। यहाँ इस पर भी इसी प्रकार श्रेणी क्रम में है तो इसलिए इस पर भी करंट का मान जो होगा I2 ही होगा। तो यहाँ 2 ओम के लिए 2 ओम हो गया और फिर करंट के लिए I2 हो गया। फिर जब ये इधर से घूमेगा तो इधर जब आएगा तो इस पर आएगा। ये चूँकि जो प्रतिरोध है इस लूप के लिए और इस लूप के लिए कॉमन है तो इसमें भी कंसीडर होगा। इसमें कंसीडर जब होगा तो यहाँ से 2 इंटू I1 माइनस I2 हो जाएगा आपका, और इस प्रकार से ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि इधर से इधर जब घूमेगा तो इधर के टाइम में यहाँ माइनस पहले आ जाएगा प्लस से पहले, तो इसलिए माइनस आ रहा था तो रास्ते में, तो माइनस को ले लिया। इस प्रकार इक्वेशन सेकेंड आपका तैयार हो जाएगा। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे विलोपन विधि के द्वारा, तो यहाँ से
इक्वेशन सेकेंड में 2 से गुना करेंगे और इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट के साथ जब जोड़ेंगे तो आपका I2 का मान 10/18 आ जाएगा। 10/18 का मतलब 0.55 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि 6 ओम पर आपका I2 करंट ही फ्लो हो रहा है और I2 करंट का ही मान जो आपका आया है 0.55 एम्पियर आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा रहता है कि इस 2 ओम पर कितना करंट का प्रवाह हो रहा है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी सीरीज में जुड़ा हुआ है। जो आपका 6 ओम पर करंट का मान फ्लो होगा वही 2 ओम पर आपका करंट का मान फ्लो होगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर 0.55 एम्पियर हो गया। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से जा करके इसका सोल्यूशन को आप लोग बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसमें विभवांतर उत्पन्न हो। और बैटरी अगर आपका कोई भी सर्किट है उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर नहीं होता है तो आपका करंट का प्रवाह नहीं होगा। करंट का प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हम धारा का उत्पन्न करते हैं। तो विभवांतर पहले उत्पन्न होगा, विभवांतर के बाद आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसके बाद आपका धारा उत्पन्न होता है। तो इसलिए आपका मेन हो जाएगा कि बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? जो क्रियाशील घटक पूछा गया है कि एक्टिव जो ये एलिमेंट्स इसमें कौन सा होगा, तो आपका ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर आप क्रोम पे सर्च करके देख सकते हैं कि किस तरह का होता है। तो वही जो होता है एक परिपथ का क्रियाशील घटक होता है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखते हैं। क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? तो एसी परिपथ यानी कि अल्टरनेट करंट जो होता है उसमें किसके कारण शक्ति का हानि होता है? तो उसमें प्रतिरोध लगा होता है और केवल प्रतिरोध जो होता है उसी के वजह से शक्ति का हानि होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, व्हीटस्टोन सर्किट, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रतिरोध के मान को पता लगाने के लिए, कितना प्रतिरोध का मान है तो उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समान क्षमता की 2 आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिजली प्रवाहित होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा, अलग अलग दोनों पर आवेशित चार्ज नहीं होगा, तब तक करंट का उत्पादित नहीं होगा। करंट उत्पन्न होने के लिए हमेशा डिफरेंस चार्ज होना जरूरी होता है। जैसे कि चार्ज जो होता है हमेशा आवेशित चार्ज जो होता है हाई करंट से लो करंट की ओर फ्लो होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? कोई भी सर्किट है, कोई भी परिपथ है, उसमें बहुत सारे प्रतिरोध श्रृंखला क्रम में जुड़े हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उस समय हमेशा जो सर्किट में धारा का मान होता है, जो करंट का मान होता है, एक ही होता है। हमने पहले भी चर्चा किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर है कि दिए गए परिपथ में डैश डैश का प्रवाह वामार्त होता है। तो इसमें जो वामार्त यानी कि दाएं से बाएं की ओर अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो क्या फ्लो हो रहा है? तो इसमें जब भी फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं आप, यहाँ इसका ऑप्शन दिया गया है। तो धारा प्रवाहित होगा, वोल्टेज होगा या प्रतिरोध होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। और इसके पहले के भी जितने भी क्लास देखने हैं आपको तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। जल्द से जल्द इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।